नमस्कार दोस्तों। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। क्रैक ऑल राजस्थान एग्जाम विद अस टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस एंड मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम डी प्रकाश है। एजुकेशन मेरा बीए में हिस्ट्री, क्वालिफिकेशन नेट जेआरएफ विद हिस्ट्री, क्वालिफाइड यूपीसी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2017 और क्वालिफाइड आरएस प्री मेंस 2016 और 2018। अपीयर्ड फॉर राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2016 इंटरव्यू और टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा है 4 साल का। और राजस्थान हिस्ट्री के बारे में मैं काफ़ी सालों से गहन अध्ययन कर रहा हूँ और लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ। तो आई होप कि मेरा अनुभव आपके काम आए। और क्रैक आरपीएससी विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी और लिसन टू आवर न्यू एंथम, गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स फ्रॉम इंडिया बेस्ट एजुकेटर। गेट सब्सक्रिप्शन और हाउ टू रजिस्टर फॉर अन अकेडमी। अन अकेडमी के लिए आपको रजिस्टर कैसे करना है? अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर को डाउनलोड करना है गूगल प्ले ऐप स्टोर से। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। उसके लिए DPR10 कोड यूज़ करना है जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और उससे आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप से क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, चैट विद एजुकेटर, अंगेज इन डिस्कशन। आप डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हो, एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, अपने डाउट को पूछ सकते हो, आंसर पोल में हिस्सा ले सकते हो जब भी क्लास चल रही हो। लाइव टेस्ट और क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अपनी प्रिपरेशन और रेगुलर मॉक टेस्ट, क्विज और डिटेल्ड एनालिसिस अपनी परफॉर्मेंस के बारे में प्राप्त कर सकते हो। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको एक सब्सक्रिप्शन पर। आप लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स को किसी भी जगह पर बैठे हुए अपने कंफर्ट डिवाइस में कहीं भी देख सकते हो। और स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा इन लाइन विथ योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प योर बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। एग्जाम सिलेबस के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कोर्स को आप आपकी तैयारी में जो संपूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा, जिसमें आप पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के हिसाब से तैयारी को करोगे। आगे चलते हैं हम। आरपीएससी कोर्स के लिए आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मंथली चार्ज है 1400 रुपये 3 मंथ का है, 3500 6 मंथ का है, 5600 और 1 साल का है 7000 और 2 साल का है 8400। अगर आप DPR10 प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आपको 1 मंथ का पड़ेगा 1260 में, और 3 मंथ का पड़ेगा 3150 में, 6 मंथ का पड़ेगा 5040 में, 1 साल का पड़ेगा 6300 में और 2 साल का पड़ेगा 7560 में। दोस्तों, अगर आप स्पेशल क्लास करना चाहते हो तो स्पेशल क्लास का प्रोमो कोड है SPDPR10 और जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप यहाँ देखते हो कि आप अगर 1 साल का लेते हो तो आप पर मंथ है वो 525 रुपये का पड़ रहा है, और 2 साल का लेते हो तो पर मंथ आपके 315 रुपये का पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या किसी भी आरपीएससी के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो मिनिमम आपको 1 साल का, अगर कोई बिगनर्स है, स्टार्टर है, उनको 1 साल लगता है, मिनिमम लगता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन में रहना है, अगर आपको अपने एजुकेटर्स के साथ हमेशा जुड़े हुए रहना है और उनसे हेल्प चाहिए और आप एक शेड्यूल के साथ चलना चाहते हैं, तो आपको 1 या 2 साल का ही कोर्स लेना चाहिए, जिससे आपके पैसे की भी बचत होगी। और 2 साल का लेते हो तो पर मंथ 315 रुपये में पड़ रहा है, और 1 साल का लेते हो तो 525। 2 साल का ही लो ना, 1000 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आज हमने टॉपिक पढ़े कल और पहले की क्लासों में राजस्थान के इतिहास के स्रोत पढ़े थे, जिसके अंदर हमने जाना था पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत के बाद अब हम आगे चलते हैं राजस्थान के बारे में। हमने विस्तृत रूप से नहीं, शॉर्ट रूप से इतिहास देखा था कि राजस्थान का शुरुआती रूप से राजस्थान में क्या क्या चीज़ें हुई है और राजस्थान का प्रारंभिक काल कैसा था, राजस्थान की प्रारंभिक सभ्यताओं के बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे राजस्थान का प्रारंभिक इतिहास है, जो राजवंशों के उदय के समय जो शुरू होता है, जब यहाँ पर छोटे छोटे
राजतंत्रों का निर्माण कहाँ से हुआ, कब से राजतंत्र के रूप में इतिहास का प्रारंभ कहाँ से हुआ, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो राजस्थान का जो प्रारंभिक इतिहास है मित्रों, वो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक राजस्थान में छोटे छोटे राज्य बन गए थे। शुरुआत होती है सिकंदर के आक्रमण से। सिकंदर का आक्रमण पंजाब साइड में होता है, तो पंजाब की मालव, सिवी और अर्जुनयन ये आदि जातियां थी जो वहां से भागकर राजस्थान साइड में आई। यहाँ पर इन्होंने अलग अलग जगह पर अपने राज्य स्थापित किए। चित्तौड़ के आसपास सिवी लोगों ने राज्य स्थापित किया। अलवर में साल्व जनपद हुआ साल्व लोगों ने, और जयपुर के पास मत्स्य जनपद, और भरतपुर अलवर में अर्जुनयन जाति ने राज्य स्थापित किया जो सालो जनपद कहलाया। और उत्तरी राजस्थान में योध्या जाति ने राज्य स्थापित कर कुषाण शक्ति से टक्कर ली और उसे नष्ट किया। और फिर आता है मौर्यों का शासन। मौर्यों का शासन कहां पर था? बैराट में, विराटनगर, यहां से प्रमाण मिलते हैं। और चित्तौड़ पर भी, हालांकि चित्तौड़ के बारे में विस्तृत रूप से प्रमाण नहीं मिलते हैं, पर यह कहा जाता है कि चित्तौड़ का जो किला था उसका निर्माण मौर्य शासकों ने करवाया था। अंतिम मौर्य शासक का जो पुत्र था उसने ही चित्तौड़ किले का निर्माण करवाया था। और गुप्तों का राज 5वीं शताब्दी तक गुप्तों का राज शुरू हो जाता है, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकांश राजस्थान पर अधिकार था। और 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुणों का आक्रमण होता है। तोरमाण और मिहिर कुल जिन्होंने बौद्ध स्थलों को नष्ट किया, खास करके बैराट या विराटनगर के बौद्ध स्थलों को नष्ट किया। पहले की क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, विराटनगर से संबंधित अशोक का कौन सा शिलालेख यहां से बरामद हुआ? भाब्रू, जिसके अंतर्गत क्या पता चलता है? अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था, यानी अनुयायी था। ठीक है। और मिहिर कुल ने सबसे, ये नवा जो पॉइंट है हमारा, मिहिर कुल ने बारडोली चित्तौड़ में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। हुण शासक थे जो शैव, जिसमें खासकर मिहिर कुल शैव संप्रदाय को फॉलो करने वाले थे, और विदेशी थे पर भारतीयता में बस गए थे। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुर्जरों ने भीनमाल को अपना केंद्र स्थापित किया, और जिसका उल्लेख वेनसांग ने किया है। 7वीं शताब्दी में गुर्जरों ने भीनमाल को अपना केंद्र बनाया और राज्य स्थापित किया। और प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर राज्य को नष्ट कर अपना प्रभाव स्थापित किया। और हर्षवर्धन 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, हर्षवर्धन की। ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार शक्ति का उदय होता है। और नागभट्ट प्रथम ने संपूर्ण उत्तरी भारत पर अधिकार किया। प्रतिहार नागभट्ट प्रथम, और इसने अरब आक्रमण को परास्त किया। इसके बारे में हमारे इसी सेशन में विस्तृत रूप से हम नागभट्ट प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। अब गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ कि केंद्रीय सत्ता के अभाव में उत्तरी भारत में राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न होगी। और राजस्थान की गणतंत्रीय जो जातियां थी, मालव, योद्धे, बीसी, अर्जुनयन, उन्होंने सभी ने क्या किया? गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली। और इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर जब गुप्तों का पतन होता है, पुनः स्वतंत्र हो जाती है और आपस में संघर्ष करके अपने अधिकार क्षेत्र में वृद्धि का प्रयास करने लगती है। इससे इनकी शक्ति कम हो जाती है। और ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं कि हुणों के आक्रमण राजस्थान में होते हैं और कमजोर गणतंत्रीय व्यवस्था को वो जर्जरित कर देते हैं। और इसी समय यशोवर्मन का उदय होता है, और जिसने मालवा और राजस्थान से हुणों को निकाल करके फिर से शांति व्यवस्था कायम की थी। और यशोवर्मन की मृत्यु के बाद राजस्थान में पुनः अव्यवस्था का दौर शुरू हो जाता है। यशोवर्मन के अधिकारी पुनः अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगे और आपस में उलझ गए। और यह दौर था, ये पुण्यभूति शासकों द्वारा व्यवस्था स्थापित करने तक बना रहा था। और हर्षवर्धन के नेतृत्व में राजस्थान में एक बार पुनः शांति स्थापित हुई थी। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद
प्रतिहार शक्ति का उदय होता है। तो ये था हमारे राजपूतों की उत्पत्ति तक का इतिहास। अब राजपूतों की उत्पत्ति आती है। हर्षवर्धन के बाद भारत में कोई शक्तिशाली राजा नहीं हुआ जिसने भारत के वृहद भाग पर एक छत्र राज किया हो। इस युग में भारत के अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हो गया था और आपस में लड़ते रहते थे, और इनके राजा राजपूत कहलाते थे। जो 7वीं से 12वीं शताब्दी का युग था, राजपूत युग था, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का युग। और राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों में कई मत प्रचलित है जिनके बारे में हम अभी देखेंगे। उसमें क्या होता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो छोटे छोटे राज्य बने थे, उन्होंने अपनी अलग पहचान राजपूतों के रूप में हमारे सामने इतिहास में होती है। तो 7वीं शताब्दी इनका उदय काल है और 750 से 1200 ईस्वी भारतीय इतिहास में अनेक राजवंशों का उत्थान पतन का साक्षी है। और इनका क्षेत्र था वो गुजरात, पंजाब और गंगा यमुना के मैदानी भाग से इनका उदय होता है, और वहां से ये राजस्थान में आते हैं और यहाँ अपनी सत्ता स्थापित करने में सफलता प्राप्त करते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर राजपूत अलग अलग जातियों के नाम से जाने जाते हैं, और इस जाति का इससे पहले कहीं पर हम जब राजपूत नामक ऐसी कोई क्षत्रिय समाज वर्णों में तो बंटा हुआ था, पर राजपूत ही क्षत्रिय जाति है या क्षत्रियों में इनका क्या स्थान है, उससे पहले हम मौर्य देखते हैं, शुंग देखते हैं, सातवाहन देखते हैं। कर्म के आधार पर अलग अलग जातियां क्षत्रियों में विभाजित हुई। अब यहां पर ये एक स्थिति ऐसी आती है कि ये राजपूत नामक एक जाति का उदय होता है। अब इनकी उत्पत्ति को अलग अलग तरीके से ब्राह्मणों ने, इतिहासकारों ने और शिलालेखों ने या उस समय के राजपूत इतिहासकारों के पूरा लेखों में किस आधार पर इनको किस वंश या गोत्र से उत्पन्न होना बताया गया है, उसके बारे में अलग अलग मत है। अब हम उनके बारे में देखेंगे। विदेशी उत्पत्ति का एक सिद्धांत है। आपके आरएस मेंस में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए 100 शब्दों में, राजपूतों के उदय के बारे में अलग अलग मतों की व्याख्या कीजिए, तो वहां पर आपके पास कम से कम 3 या 4 मत है, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए और आपका स्वयं का अंत में निष्कर्ष होना चाहिए। आरएस मेंस का अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है इस तरीके का कोई भी, कि राजपूतों की जैसे यही सवाल ले लिया जाए, सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना। तो वहां पर आप जैसे आपने चारों सिद्धांत लिख दिए, आपके पास शब्द सीमा 100 ही है, एक ही पेज है। ठीक है ना। तो आपको अब जैसे मैंने इतनी बड़ी चीज इसलिए लिखी है कि अगर मैं आपको 2-3 लाइन में बताता तो आपको उसमें से एक लाइन याद रहती। हम अगर ये 5 या 6 लाइन के बारे में जानेंगे तो कम से कम हमको 2 से 3 लाइन याद होगी। तो अगर आप 3-3 लाइन इनके बारे में लिखते हो फिर भी आपके पास निष्कर्ष लिखने के लिए जगह होगी। ये आपके अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है और 10 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप 7 या 8 नंबर लाते हो, एक एवरेज 5 नंबर मिल रहे हैं और एक 7 से 8 नंबर मिल रहे हैं, ये आपके सिलेक्शन का कारण बनता है। तो हमें यहां पर उसी आधार पर अध्ययन करना है। मैंने निष्कर्ष को भी शामिल किया है। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? अब विदेशी उत्पत्ति के समर्थकों में सबसे पहले आते हैं कर्नल जेम्स टॉड। इनके अनुसार राजपूत वह विदेशी जातियां हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। वे राजपूतों को विदेशी सीथियन जाति की संतान मानते हैं। कर्नल जेम्स टॉड राजपूतों को सीथियन जाति की संतान मानते हैं। तर्क के समर्थन में टॉड ने दोनों जातियों राजपूत और सीथियन की सामाजिक और धार्मिक स्थिति की समानता की बात कही है। इनके अनुसार दोनों में रहन सहन, वेशभूषा की समानता, मांसाहार का प्रचलन, रथ के द्वारा युद्ध को संचालित करना, यज्ञ अनुष्ठानों का प्रचलन, अस्त्र शस्त्र की पूजा का प्रचलन आदि से यह प्रतीत होता है कि राजपूत सीथियन के ही वंशज थे।
कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि राजपूत वह विदेशी जातियां हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और सीथियन जाति की संतान थे। तर्क ये देते हैं कि जो कल्चर सीथियन जाति में सामाजिक और धार्मिक स्थिति थी, कल्चर व्याप्त था, वही राजपूतों में, जैसे रहन सहन, वेशभूषा की समानता, मांसाहार का प्रचलन, रथ के द्वारा युद्ध संचालित करना, यज्ञ अनुष्ठान का प्रचलन और अस्त्र शस्त्र की पूजा, इस आधार पर वो कहते हैं कि राजपूत सीथियन के वंशज थे। और विलियम क्रूक ने जेम्स टॉड की बात का समर्थन किया। ये दूसरे इतिहासकार वी.ए. स्मिथ के अनुसार शक और कुषाण जैसी विदेशी जातियां भारत आकर यहाँ के समाज में पूर्णतः घुल मिल गई और इन देशी विदेशी जातियों के मिश्रण से ही राजपूतों की उत्पत्ति हुई। यहां पर वन लाइन क्वेश्चन दो तरीके के बनते हैं विदेशी उत्पत्ति से, और पूछा भी गया है कि सीथियन जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति निम्न में से किसका मत है। ठीक है ना, तो यहां पर आपका उत्तर होगा कर्नल जेम्स टॉड। दूसरा ये कि शक और कुषाण जैसी विदेशी जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति किसका मत है, वी.ए. स्मिथ। ठीक है, और भारतीय इतिहासकारों में ईश्वरी प्रसाद, डी.आर. भंडारकर ने भारतीय समाज में विदेशी मूल के लोगों के सम्मिलन होने को राजपूतों की उत्पत्ति का कारण माना है, और भंडारकर और कनिंग के अनुसार राजपूत विदेशी थे। वन लाइन के क्वेश्चन ये दो निकलते हैं, और बाकी विदेशी उत्पत्ति के बारे में आपने ये दो चीजें वी.ए. स्मिथ और कर्नल जेम्स टॉड का तो आपको याद ही रखना है, एक एक लाइन तो याद होनी चाहिए कम से कम। आगे चलते हैं, और दूसरा है अग्निकुंड से उत्पत्ति। अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत है, ये पूर्णतः भारतीय सिद्धांत है और कोरी गप का सिद्धांत है, ब्राह्मण और चारणों द्वारा रचित सिद्धांत है, और इतिहास का हिस्सा है, इसे हमें जानना जरूरी है। इससे मानने वाले राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से उत्पन्न बताते हैं। अनुश्रुति पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी कर्त रासो साहित्य तो वैसे भी थप से भरा हुआ है, के वर्णन पर आधारित है। चंद्रप्रदायी लिखते हैं कि परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संपूर्ण विनाश के बाद ब्राह्मणों ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया, और यज्ञ की अग्नि से चौहान, परमार, गुर्जर प्रतिहार और सोलंकी राजपूत वंश उत्पन्न हुए। क्या कहते हैं पृथ्वीराज रासो में चंद्रप्रदायी, परशुराम ने क्षत्रियों का संपूर्ण विनाश के बाद ब्राह्मणों ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया, और यज्ञ से चौहान, परमार, गुर्जर प्रतिहार और सोलंकी राजपूत वंश उत्पन्न हुए। पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त नव साहसांक चरित्र, अमीर रासो, वंश भास्कर और सिसाणा अभिलेख में भी इस अनुशक्ति का वर्णन मिलता है। कथा का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है। जब पृथ्वी दैत्यों के आतंक से आक्रांत हो गई, जब महर्षि वशिष्ठ ने दैत्यों के विनाश के लिए आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड का निर्माण कर यज्ञ किया, इस यज्ञ की अग्नि से 4 योद्धाओं प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और भारत में अन्य राजपूत वंश इन्हीं की संतान है। ये 4 योद्धा उत्पन्न हुए और इन्हीं की संतान अन्य राजपूत वंश है, प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। ठीक है, आगे चलते हैं, और स्थानीय उत्पत्ति के समर्थक राजतरंगिणी उदाहरण भी देते हैं, जिसमें 36 क्षत्रिय कुलों का वर्णन मिलता है। सूर्य और चंद्रवंशी मत, राजस्थान के रजवाड़ों और राजस्थान के राजपूत जातियों के अलग अलग जातियां या लोग, कोई खुद को सूर्यवंशी बताता है, कोई खुद को चंद्रवंशी बताता है। उसकी क्या कहानी है उसके बारे में आप देखेंगे। अग्निवंशी राजपूतों के समान ही ये अपनी देव उत्पत्ति मानते हुए राजपूत वंशों ने स्वयं को सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी होने की श्रेष्ठता प्रतिपादित की। डॉक्टर ओझा साहब है जो अग्निवंशी मत का खंडन करते हुए राजपूतों को सूर्य और चंद्रवंशी मानते हैं। ठीक है, अग्निकुंड की व्याख्या का खंडन करते हैं और सूर्य और चंद्रवंशी मानते हैं, और इस शिलालेख और ग्रंथों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि नाथ लेख और आरपुर लेख और आबू शिलालेख और श्रृंगी के लेख में गोइल वंशी राजपूतों को रघुकुल सूर्यवंश से उत्पन्न माना है। ये स्वयं को भगवान श्री राम के वंशज बताते थे, उनके भाई लक्ष्मण के, भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण के वंशज गोइल वंशी राजपूत स्वयं को बताते हैं और सूर्यवंशी मानते हैं। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, सुजान चरित्र में चौहानों को क्षत्रिय माना है। वंशावली लेखों ने राठौड़ों को सूर्यवंशी, यादवों, भाटियों और चंद्रावती के चौहानों को चंद्रवंशी माना है।
और डॉक्टर ओझा राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों के वंशज मानते हैं। गोपीनाथ शर्मा ने इस मत को सभी राजपूतों की उत्पत्ति के लिए स्वीकार करना आपत्तिजनक माना है, क्योंकि राजपूतों को सूर्यवंशी बतलाते हुए उनका वंश कर्म इक्ष्वाकु वंश से जोड़ दिया गया था, जो प्रथम सूर्यवंशी राजा था। इन्होंने गोपीनाथ शर्मा ने, बल्कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी समर्थक भाटों ने तो राजपूतों का संबंध इंद्र, पद्मनाथ, विष्णु आदि से बताते हुए काल्पनिक वंशक्रम बना दिया। ये भाटों का भाट राजस्थान के अंदर इनका कार्य विशेष रूप से अलग अलग जातियों का वंशावली रखना और कार्य संबंधी ब्यौरे रखना। तो ये सब राजपूतों को क्या करते हैं कि सूर्यवंशी इनको बताते हुए ये इक्ष्वाकु वंश क्रम से जोड़ देते हैं, जो प्रथम सूर्यवंशी राजा था। और भाट इनको राजपूत राजाओं का संबंध इंद्र, पद्मनाभ और विष्णु से बताते हुए काल्पनिक कर देते हैं। और गोपीनाथ शर्मा ये मानते हैं कि इस मत का एक ही उपयोग दिखाई देता है कि राजपूतों का क्षत्रिय तो स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि इन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार विदेशी आक्रमणों का सामना सफलतापूर्वक किया। आगे ये मत लोकप्रिय हो गया, तभी से इसको मान्यता प्रदान की जाने लगी। और एक इसका क्वेश्चन ये है, मैं बताना रह गया कि पिछले कुछ छोटे एग्जामों में जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड करवाता है, उनमें एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कौन कौन से? लिखवा देता हूं यहां पर, कौन कौन से राज्य सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। ठीक है ना? गुइल है वो सूर्यवंशी, मेवाड़ के। ठीक है। राठौड़ है, ये भी सूर्यवंशी, जोधपुर के। और यादव, पार्टी जैसलमेर। और चौहान सिरोही के, चंद्रावती, ये खुद को चंद्रवंशी बताते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा मत है गुर्जर वंश का मत। वैसे विदेशी मत के संबंध में ये पहले ही व्यक्त किया जा चुका है, पर इसको अलग से इसलिए कि गुर्जर प्रतिहारों की जो शाखा रही उस बारे में कुछ विद्वान हैं जो इनकी उत्पत्ति है जो गुर्जरों से होना बताते हैं। और राज्यों और शिलालेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। गुर्जर कनिष्क के समय भारत आए, गुप्त काल में सामंत के रूप में रहे। ठीक है ना? और जैक्सन ने भी गुर्जर और हुणों के साथ भारतीय अभियान पर आए खज्जर जाति को माना। आसोपा का मत है कि गुर्जरों ने 6ठी शताब्दी में राजस्थान और गुजरात में राज्य स्थापित कर लिए, और वैनसांग ने इस प्रदेश को कुचलो अर्थात गुजरात का। और बाणभट्ट के ग्रंथ हर्ष चरित्र में गुर्जर देश का उल्लेख है। अरब यात्री गुर्जरों को जुर्ज कहते थे। नागौर जिले में दधी माता मंदिर के शिलालेख में गुर्जर प्रदेश का उल्लेख है, जो वहां की जोधरी नदी के कारण इस नाम से पुकारा गया है। और ये साक्ष्य प्रकट करते हैं कि गुर्जर राजस्थान और गुजरात में निवास करते थे। अब गुर्जर शब्द का अर्थ प्रदेश विशेष से है। शिलालेखों में इस प्रदेश शासक को गुर्जरेश्वर या गुर्जर कहा गया है। और कुछ इतिहासकार है वो गुर्जरों को विदेशी जाति नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि गुर्जर वो विदेशी नहीं थे, एक्चुअली में गुर्जर था ये प्रदेश विशेष का नाम था। और क्षत्रिय वो इनको मानते थे। और
गुर्जर स्वयं को अपने शिलालेखों में भारतीय आर्यों की संतान मानते हैं। और तो निष्कर्ष यही है कि गुर्जर थे वो भारतीय थे और भारतीय क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। और गुर्जर वंश का जो मत है, कई इतिहासकार इनको विदेशी साबित करने का प्रयास करते हैं, पर वस्तुत रूप से कुछ इतिहासकारों ने जब इस पर और निष्कर्ष प्राप्त किया या और शोध किया तो वो इसे मानते थे कि गुर्जर क्षेत्र विशेष का नाम था, न कि किसी जाति का। वो जातीयता के सिद्धांत के साथ बाद में जुड़ गया उसके बार बार प्रयोग से, इसलिए गुर्जर भारतीय थे। चौथा सिद्धांत है ब्राह्मण वंशीय मत, पिजोलिया शिलालेख। हमने शिलालेखों में पढ़ा था, तब देखा था। वासुदेव के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है पिजोलिया शिलालेख में। वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, और राजशेखर ब्राह्मण का विवाह राजकुमारी अवंती सुंदरी से होना भी चौहानों का ब्राह्मण वंशीय होना प्रकट करता है। और कायम खां रासों में भी चौहानों के प्रति बतलाई गई है, जो जमदग्नि गोत्र में था, और इस तथ्य का साक्ष्य सोनचा और अबू अभिलेख में है। और डॉक्टर भंडारकर का मत है कि गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से थी। डॉक्टर ओझा और वैद्य इस ब्राह्मण वंशी मत को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय विप्र आदि शब्दों का प्रयोग राजपूतों को क्षत्रिय जाति की अभिव्यक्ति के लिए हुआ है, न कि ब्राह्मण जाति के लिए। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर गुहिल वंशीय राजपूतों को ब्राह्मण वंशी माना है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर गुहिल वंशी राजपूतों को ब्राह्मण वंशी मानते हैं। और 400 अभिलेख में गुहिल ब्रह्म क्षत्रिय इसलिए कहा गया है कि उसे ब्राह्मण सत्ता से क्षत्रित्व प्राप्त हुआ। पहले भी कर्ण और शुंग ब्राह्मण वंशी क्षत्रिय शासक हुए थे। शुंग वंश मौर्य काल के बाद का वंश। और सूर्य और चंद्रवंशी मत हो गया आपने। और ब्राह्मण वंशी मत के बारे में अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के लिए 2 शब्द यहां प्रयुक्त हुए हैं। द्विज विप्र और ब्रह्म क्षत्रिय। विप्र बिजोलिया शिलालेख का, अब यहां पर खंडन इसका कौन करते हैं इन शब्दों के आधार पर? इतिहासकार भंडारकर साहब। इनको यहां संदेह होता है कि इन शब्दों का प्रयोग है वो क्षत्रिय जाति के लिए हुआ है, न कि ब्राह्मणों के लिए। ये थोड़ा साफ लिख देते हैं। द्विज और विप्र, ठीक है। अब हमारा निष्कर्ष है, अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष यह है कि राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी उपयुक्त मत विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष है कि राजपूत जाति में देशी क्षत्रिय तथा विदेशी शक, हूण, पमलव आदि भी भारत में राज्य स्थापित कर राजपूत बनकर इसमें सम्मिलित हो गए। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा व्याख्या जिस तरीके से करते हैं उसमें शक, पलव, हूण आदि विदेशी यहाँ आए। जिस तरह इनका विलीनीकरण भारतीय समाज में हुआ इसका साक्षी इतिहास है। और ये लोग लाखों की संख्या में आए थे, पराजित होने पर यहाँ इनका बस जाना प्रमाणिक है। ऐसी अवस्था में उनका किसी न किसी जाति से मिलना स्वाभाविक था। उस समय की युद्ध से उत्पन्न जाति ऐसी थी जिसने इन्हें दबाया। युद्ध में जो जीती थी वो जाति ऐसी थी जिसने इन्हें दबाया और उन्हें समाशील होने से अपने में मिलाया।
इस तरह 6वीं और 7वीं शताब्दी में क्षत्रिय और राजपूतों का समानार्थ में प्रयुक्त होना भी ये संकेत करता है कि इन विदेशियों के रक्त से मिश्रित जाति राजपूत जाति थी, जो अचानक क्षत्रिय धर्म से सुसज्जित होकर प्रकाश में आई और शक आदि का अस्तित्व समाप्त हो गया। यह स्थिति सामाजिक उथल पुथल की पोषक है। हरिया देवी नामक हूण कन्या का विवाह गुहिल वंशी अलट के साथ होना और शक्ति कुमार शिलालेख से जो स्पष्ट है कि इस सामंजस्य का अकाट्य प्रमाण है। जब सभी राजसत्ता ऐसी जाति के हाथ में आ गई तो ब्राह्मणों ने भी इन्हें क्षत्रिय की संज्ञा दी, लेकिन राजनीतिक स्थिति ने इन्हें राजपुत्र की प्रतिष्ठा प्रदान की, जिसे लौकिक भाषा में राजपूत कहने लगे। इस संबंध में इतना अवश्य स्वीकार करना होगा कि संभवतः सभी क्षत्रियों का विदेशों से संपर्क न हुआ हो, कुछ एक वंशों ने अपना स्वतंत्र स्थान बनाए रखा हो। यहां सीधी सी बात यह समझने लायक कि राजपूतों में देशी, क्षत्रिय, विदेशी आदि भारत में राज्य स्थापित कर राजपूत कैसे बन गए। गोपीनाथ शर्मा साहब ये कहते हैं कि जब शकों और हूणों ने यहाँ पर आक्रमण किया और जिस तरीके से इनका भारतीय समाज में विलीनीकरण हुआ, ये लाखों की संख्या में भारत में आए थे और जब पराजित हुए तो ये यहीं बस गए और ऐसी अवस्था में इन्होंने अलग अलग जातियों से अपने संबंध बनाए थे, उनसे मिलना स्वाभाविक था, उनसे उनका अलग अलग तरीके से संपर्क हुआ। तो उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, युद्ध में जीती हुई जातियां थी, उन्होंने इन्हें दबाया होगा। तो इन्होंने दबाया तो इनके लिए ये आवश्यक बन गया कि वो दूसरी जातियों से अपने संपर्क स्थापित करें, स्वयं के लिए ताकत को बढ़ाए। तो इन्होंने क्या है कि समानशील होकर के दूसरों को अपने में मिलाया, उनके साथ मिले। तो इससे क्या हुआ कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में क्षत्रिय और राजपूतों का समानार्थ में प्रयुक्त होना शुरू हुआ। क्षत्रिय जो थे और राजपूत थे, उनका एक ही अर्थ के लिए, समान अर्थ के लिए प्रयोग शुरू हो गया और विदेशी और देशी रक्त से निर्मित राजपूत जाति जो क्षत्रिय धर्म से नाम से एकाएक प्रकाश में आई और इनका विवाह संबंध है जो गुहिल वंश के साथ स्थापित होना, जैसे हूण कन्या का गुहिल वंश के साथ होना और शक्ति कुमार लेख के अंदर इसका जो प्रमाण है उससे यह पता चलता है कि ब्राह्मणों ने धीरे धीरे आपस में जब इनके संबंध स्थापित होने लगे और दोनों का काम क्षत्रिय धर्म से संबंधित था, तो ब्राह्मणों ने भी इन्हें क्षत्रिय की संज्ञा दी और राजनीतिक स्थिति ने इन्हों को राजपुत्र की प्रतिष्ठा प्रदान की और राजपुत्र की प्रतिष्ठा के बाद धीरे धीरे अपभ्रंश से इनका नाम राजपूत होने लगा। ठीक है, अब हमारा पहला है गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य। हमने सबसे पहले हम देखेंगे जब राजपूतों की वंशों के बारे में, तो सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार आएगा। गुर्जर प्रतिहार, हालांकि हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबों में इसके बारे में इतना विस्तृत रूप से वर्णन नहीं है, पर गुर्जर प्रतिहार आरपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक पिछला साल को छोड़ के हर बार इससे एक क्वेश्चन निकला है गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। ठीक है, तो हम गुर्जर प्रतिहार को थोड़ा विस्तृत रूप से देखेंगे। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट नामक सामंत ने 1725 ईस्वी में की। उसने राम के भाई लक्ष्मण को अपना पूर्वज बताते हुए अपने वंश को सूर्य वंश की शाखा सिद्ध किया। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का ऐतिहासिक पुरुष था, तो हरिश्चंद्र के नाम से भी जाना जाता था। हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण थी और दूसरी क्षत्रिय। ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न पुत्र माला पर शासन कर रहा था, भीनमाल। क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न पुत्र जोधपुर पर शासन कर रहा था। गुर्जर प्रतिहारों की 2 शाखाएं थी, किंतु इस वंश का वास्तविक और महत्वपूर्ण राजा नागभट्ट प्रथम हुआ। ठीक है, जो 730 से 756 ईस्वी तक था और इसके विषय में ग्वालियर अभिलेख से जानकारी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख से नागभट्ट प्रथम की जानकारी मिलती है और जिसके अनुसार उसने अरबों को सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया और इसी अभिलेख में बताया गया कि वह नारायण रूप में लोगों की रक्षा के लिए उपस्थित हुआ और उसे मलेच्छों का नाशक बताया। यहाँ भारतीय इतिहास में ये एकमात्र ऐसा था राजा नागभट्ट प्रथम जिसने अरबों को बल से वापस हिंदू धर्म में उनका धर्मांतरण किया। उनको मृत्यु के भय से या किसी और भय से उनको बल से उन्होंने हिंदू धर्म में इनका धर्मांतरण किया। और उस समय की कई ऐतिहासिक किंवदंतियों में या अरब इतिहासकारों ने इसके बारे में बहुत भला बुरा भी लिखा है। कई तो ये बताते हैं इतिहासकार कि जब भी ये अरब या सिंध की साइड में आक्रमण करता था तो वहां के जो अरब थे वो भाग करके एक मंदिर की शरण में जाते थे और इसको धमकी देते थे कि अगर तुमने हम पर आक्रमण किया तो हम इस मंदिर को गिरा देंगे। तब जाकर के ये उन्हें छोड़ के वापस आता था। तो इसलिए इसको
यहाँ के ब्राह्मण ग्रंथों में या राजस्थान के जो अन्य इतिहासकार थे या अन्य जो चारण भाट ग्रंथों में इसे नारायण के रूप में लोगों की रक्षा के लिए उपस्थित हुआ बताया गया और मलेच्छों का नाशक बताया गया। किसे? नागभट्ट प्रथम को। और एक सामंत के रूप में 1725 में इसने अपने राज्य की स्थापना की। आगे चलते हैं हम। और नागभट्ट द्वितीय भी राष्ट्रकूट राजा गोविंद तप्ती से पराजित हुआ था। और नागभट्ट के जो वंशज थे वो कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों पर 1018 से 19 तक शासन करते रहे। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था, जो मीर भोज के नाम से जाना जाता है। नागभट्ट द्वितीय का पौत्र था। भोज प्रथम ने 50 वर्ष तक शासन किया और गुर्जर साम्राज्य का विस्तार पूर्व में उत्तरी बंगाल से पश्चिम सतलुज तक हो गया। और अरब व्यापारी सुलेमान इसी राजा भोज के समय भारत आया था। बहुत इंपॉर्टेंट। अरब व्यापारी सुलेमान इसके समय भारत आया था। क्वेश्चन, वन लाइन का क्वेश्चन है आपके सामने। मिहिर भोज मिहिर भोज के समय भारत आया था और इसने अपने यात्राविण में राज्य की सैनिक शक्ति और सुव्यवस्थित शासन की बड़ी प्रशंसा की। अगला सम्राट इनका महेंद्रपाल था, जो कर्पूर मंजरी के नाटक के रचयिता महाकवि राजेश्वर का शिष्य और संरक्षक था। बहुत बार पूछा गया राजेश्वर, महाकवि राजेश्वर किसका दरबारी कवि था? 2012 आरएस का प्री का क्वेश्चन है। इसका महेंद्रपाल का, सॉरी महिपाल, महेंद्रपाल महेंद्रपाल का था। और राजेश्वर की रचना कर्पूर मंजरी नाटक बहुत फेमस है। कर्पूर मंजरी नाटक के ही रचयिता थे। और जब राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर कब्जा कर लिया तो महिपाल ने इसे पुनः प्राप्त किया था और राष्ट्रकूटों से ये पहले पराजित हुआ था। और महिपाल के समय ही गुर्जर प्रतिहारों का पतन होने लगा और उसके बाद के राजाओं में भोज द्वितीय, विनायक पाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय और 1019 तक उन्होंने अपने राज्य को कायम रखा था। और देवपाल के शासन के अंतिम दिनों में गुर्जर साम्राज्य की शक्ति फिर से बढ़ने लगी थी। ये शॉर्ट फॉर्म में हमने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य को पूरा किया। अब हम थोड़ा विस्तृत इसको देखते हैं अलग अलग। वत्सराज है। वत्सराज राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव धारावर्ष का समकालीन था और इस सम्राट की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। सम्राट की उपाधि गुर्जर प्रतिहार वंश में सर्वप्रथम इसने धारण की थी। और वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वत्सराज। नागभट्ट प्रथम के दो भतीजे कुक्कू और देवराज के शासन के बाद देवराज का पुत्र वत्सराज गद्दी पर बैठा था। नागभट्ट प्रथम का पौत्र था और वत्सराज के समय कन्नौज के स्वामित्व के लिए त्रिदलीय संघर्ष प्राप्त हुआ। किन किन का? बंगाल के और दक्षिण के। पालों का और राजस्थान के मध्य भाग और उत्तर भारत के पूर्वी भाग को जीतकर वत्सराज ने अपने राज्य में मिलाया था। और पाल वंश जो बंगाल के थे और राष्ट्रकूट नरेश धुरु जो दक्षिण के थे।
ये राष्ट्रकूट और यहाँ थे गुर्जर प्रतिहार। इनका हमेशा संघर्ष किसके लिए होता था? कन्नौज के स्वामित्व के लिए। इन तीनों ने कन्नौज के स्वामित्व के लिए अपनी शक्ति को जीर्ण शीर्ण किया और ये संघर्ष कई सालों तक चला था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। और वत्सराज के समय में कन्नौज का संघर्ष शुरू हुआ था, त्रिदलीय संघर्ष। भारतीय इतिहास का फेमस विषय है त्रिदलीय संघर्ष, ठीक है। और वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया था और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से ये पराजित हुआ था। अब आते हैं नागभट्ट द्वितीय की तरफ। वत्सराज का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी 795 ईस्वी से 833 ईस्वी तक था और इसने गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रतिष्ठा को बहुत आगे तक बढ़ाया। ग्वालियर अभिलेख में इसका उल्लेख आता है। कन्नौज से चक्रा युद्ध को भगाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। नागभट्ट द्वितीय ने सम्राट की हैसियत से, ये पूछा गया। परम भट्टारक नागभट्ट द्वितीय की उपाधियां हैं। निम्न में से गुर्जर प्रतिहारों में किसने ये उपाधियां धारण की? परम भट्टारक, महाराजा धीराज, नागभट्ट द्वितीय ने और परमेश्वर, ठीक है। और मुंगेर के नजदीक इसने पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया, परंतु राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से हार खानी पड़ी। ये देखो, इनके बाप के समय भी त्रिदलीय संघर्ष चल रहा है, इनके समय भी चल रहा है। और ग्वालियर अभिलेखों में नागभट्ट द्वितीय को तुरुस्क किरात मत्स्य वत्स का विजेता कहा गया। और चंद्र प्रभासकृत प्रभाव चरित्र से जानकारी मिलती है कि नागभट्ट द्वितीय ने पवित्र गंगा नदी में जल समाधि से अपने प्राण त्यागे थे। चंद्र प्रभासकृत प्रभाव चरित्र से जानकारी मिलती है। नागभट्ट द्वितीय साहब ने गंगा नदी में जल समाधि ली थी और नागभट्ट द्वितीय के बाद कुछ समय के लिए उसका पुत्र रामभद्र गद्दी पर बैठा था और रामभद्र को पाल वंश के शासक से हार का मुंह देखना पड़ा। और रामभद्र के बारे में वैसे भारतीय इतिहास के विषय में आपको बहुत किस्मत का मारा बंदा था, इसके बारे में पढ़ना चाहिए, बहुत रोचक विषय है रामभद्र का। भोज प्रथम, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से देखेंगे। गुर्जर प्रतिहारों में सबसे प्रतापी शासक था जिसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें उपलब्ध है। और इस भोज प्रथम को परमार भोज शासक से अलग लेना है। ये वो भोज नहीं है जिसके बारे में आप लोग मतलब कई चीजों में पढ़ते हो। ये भोज और वो भोज अलग है, तो यहाँ ये अंतर स्पष्ट कर दूं। तो यहाँ भोज के बारे में हम देख लेते हैं। भोज प्रथम अथवा मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक, 50 वर्ष तक शासन किया, 850 से 900 ईस्वी तक। मूल नाम इसका मिहिर था। मिहिर का अर्थ सूर्य होता है। भोज कुल नाम अथवा इसका उपनाम था और उसका राज्य उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा, मतलब उत्तरी भारत में कश्मीर से लेकर के नर्मदा, दक्षिण नर्मदा, गुजरात तक, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में सतलुज नदी तक, पंजाब तक विस्तृत था, जिससे सही अर्थों में साम्राज्य कहा जा सकता है। भोज प्रथम विशेष रूप से भगवान विष्णु के वराह अवतार का उपासक था और इसने सिक्कों पर आदि वराह को उत्तीर्ण करवाया। यहां वन लाइन का पहला क्वेश्चन है आपके, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने सिक्कों पर आदि वराह को उत्तीर्ण करवाया? किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने आदि वराह को सिक्कों पर उत्तीर्ण करवाया? उत्कीर्ण करवाया। मिहिर भोज या भोज प्रथम। और मिहिर भोज का प्रारंभिक संघर्ष, भोज प्रथम ने 1836 में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और 100 वर्ष तक प्रतिहारों की राजधानी बनी रही। 50 वर्ष तक तो इनका शासन था और उसके बाद 50 वर्षों तक ये प्रतिहारों की राजधानी बनी रही, त्रिदलीय संघर्ष में भी। और जब इसने अपने साम्राज्य का विस्तार पूरी दिशा में करना चाहा तो इसे बंगाल के पाल शासक धर्मपाल से पराजित होना पड़ा।
और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने भी इसे पराजित किया। और पाल वंश के शासक देवपाल की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी नारायण को भोज प्रथम ने परास्त कर पाल राज्य के बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था। जब देवपाल की मृत्यु हुई थी तो नारायण को, उसके बेटे नारायण को भोज ने परास्त कर पाल राज्य के बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया और उसका साम्राज्य काठियावाड़, पंजाब, मालवा और मध्य देश तक फैला था। ये इनके प्रारंभिक संघर्ष था भोज प्रथम का। और यात्री विवरण, भोज के बारे में अरब यात्री सुलेमान का जो विवरण है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ये पूछा जाने वाला सवाल है। और भोज शासन के शासनकाल का विवरण अरब यात्री सुलेमान की यात्रा से। और सुलेमान ने इसे बरुआ कहा है। सुलेमान भोज प्रथम को बरुआ कहता है और लिखता है कि इस राजा के पास बहुत बड़ी सेना है और अन्य किसी दूसरे राजा के पास उसके जैसी सेना नहीं है। उसका राज्य जिम के आकार का है। उसके पास बहुत अधिक संख्या में घोड़े और ऊंट है। भारत में भोज के राज्य के अतिरिक्त कोई दूसरा राज्य नहीं है जो डाकुओं से इतना सुरक्षित हो। यहाँ यह भी लिखता है कि इसके पास चूंकि हाथी सेना की संख्या अधिक नहीं है, हाथी सेना की संख्या अधिक नहीं है, पर घुड़सवार सेना भारत में सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी इसके पास ही है। ये विवरण में यह भी लिखता है कि घुड़सवार सेना सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी। ये अरब यात्री सुलेमान का विवरण है। और अलबियात और भारत में भोज राज्य के अतिरिक्त कोई दूसरा राज्य नहीं है जो डाकुओं से इतना सुरक्षित हो। उपाधियां क्या है भोज की उपाधियां? बहुत, ये इसके बारे में भी याद रखना आप भोज की उपाधियों के बारे में। प्रभास, मीर भोज है ग्वालियर अभिलेख में। प्रभास है दौलतपुर अभिलेख में। आदिवारा है ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख में। ठीक है। और चांदी के द्रम सिक्के चलवाए थे। चांदी के द्रम सिक्के किस शासक ने चलवाए? मिहिर भोज ने। और उपाधियां, अरे आपको उपाधियां याद रखनी है, भले इसके जो इस अभिलेख से मिली है वो याद न रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भोज प्रथम की मीर भोज तो नाम से आपको याद हो जाएगी इसके साथ जब पढ़ोगे। ठीक है। प्रभास, मीर का मतलब भी सूर्य है और प्रभास का मतलब भी सूर्य है। ठीक है। और आदिवरा, और अरबों का ये शत्रु था ही। और सिक्कों पर निर्मित सूर्य, चंद्र और चक्रवर्ती ने इसके प्रमाण है। चांदी के द्रम सिक्के चलाए थे और सूर्य, चंद्र और चक्रवर्ती सिक्कों पर निर्मित है। और सुलेमान के अनुसार अरबों का स्वाभाविक शत्रु था और उसने पश्चिम में अरबों के प्रसार को रोका था। साम्राज्य का गुजरात के सोलंकी और त्रिपुरा के कलचुरी के संग ने मिलकर भोज प्रथम की राजधानी धार पर दो ओर से आक्रमण कर राजधानी को नष्ट कर दिया। और भोज प्रथम के बाद जयसिंह ने शत्रुओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर मालवा से अपने अधिकार को खो दिया और उसने उज्जैन की जगह अपनी नई राजधानी धार को बनाया था। तब भोज प्रथम के साम्राज्य की मालवा, कोंकण, खानदेश, भीलसा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और गोदावरी का कुछ भूभाग शामिल था। और उज्जैन की जगह उसने धार को अपनी राजधानी बनाया।
और विद्या और कला का संरक्षक ये कैसे था? भोज प्रथम पराक्रमी शासक के साथ ये विद्या और कला का उदार संरक्षक था और कविराज की उपाधि धारण की। महत्वपूर्ण ग्रंथ इसके कौन कौन से थे? सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण और सिद्धवंत संग्रह, राजकारतट, योग्य सूत्रवर्ती, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, चारु चर्चा, आदित्य प्रताप सिद्धांत, आयुर्वेद सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कर्म शतक, श्रृंगार मंजरी। यहां मैं जिस पर गोल घेरा कर रहा हूं ये पूछी गई चीजें हैं। श्रृंगार मंजरी बहुत फेमस है। भोज चंपू, तत्व प्रकाश और चारु चर्चा। ये तो कम से कम आपको याद ही होनी चाहिए। विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, भोज चंपू, तत्व प्रकाश और चारु चर्चा, ये इनके ग्रंथ है तो भोज प्रथम ने लिखे हैं। और आईने अकबरी के वर्णन के आधार पर माना जाता है कि इसके दरबार में 500 विद्वान थे। कला और विद्या का बहुत बड़ा संरक्षक था भोज प्रथम। और आरएस का फेवरेट टॉपिक, भोज प्रथम के दरबारी कवि। भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र और धनपाल। और उसके बारे में अनुश्रुति थी कि वह हर एक कवि को प्रत्येक श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं देता था। और उसकी मृत्यु पर पंडितों को हार्दिक दुख हुआ था। तभी एक प्रसिद्ध लोकोक्ति के अनुसार उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए। इतना बड़ा कला का संरक्षक था मिहिर भोज, भोज प्रथम। ठीक है, इनके दरबारी कवि के नाम याद रखना, भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र और धनपाल। और इनके 4 ग्रंथों के नाम याद रखना अधिक न हो तो। कविराज की उपाधि थी और विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, चारु चर्चा और श्रृंगार मंजरी। भोज चंपू, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, चारु चर्चा, श्रृंगार मंजरी, भोज चंपू। ठीक है, आगे चलते हैं। भोज के निर्माण कार्य, इन्होंने अपनी राजधानी जब धार को बनाया कनौज को छोड़ने के बाद, तो विद्या और कला के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया। अनेक महल और मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे फेमस है सरस्वती मंदिर, धार का सरस्वती मंदिर। और अन्य कार्य है केदारेश्वर, रामेश्वर और सोमनाथ सुडार मंदिर, भोजपुर नगर और भोजसेन नामक तालाब, त्रिभुवन नारायण, सार्वभौम और मालवा चक्रवर्ती जैसी उपाधियां धारण भी की इसने। निर्माण कार्य के कारण त्रिभुवन नारायण, सार्वभौम, मालवा चक्रवर्ती, निर्माण कार्य में प्रांगतता के कारण इसने ये उपाधियां धारण की। तो वैसे ही सरस्वती मंदिर तो आपको लोगों को पता ही होना चाहिए, बड़ा फेमस है। और इसके बारे में कई बार आसपास दंगे वगैरह की घटनाएं यहाँ होती रहती है सरस्वती मंदिर के आसपास। उसके बाद यहाँ मस्जिद के निर्माण की वजह से ये बड़ा सेंसिटिव जोन रहता है मध्य प्रदेश के लिए। तो कई बार समाचार पत्रों में भी चर्चा में रहता है। तो सरस्वती मंदिर थे, इसका निर्माण भोज प्रथम ने करवाया था। और इसके अलावा रामेश्वर मंदिर का निर्माण और केदारेश्वर मंदिर का निर्माण और तालाब और भोजपुर नगर, भोजसेन तालाब, उपाधियां इसके कारण इसने ग्रहण की। त्रिभुवन नारायण, सार्वभौम और मालवा चक्रवर्ती। मालवा चक्रवर्ती, मालवा प्रदेश, इस प्रदेश के नाम की वजह से मालवा मध्य प्रदेश का, वहाँ का शासक था ये उस भूभाग का, तो मालवा चक्रवर्ती उसका नाम पड़ा।
इस वजह से त्रिभुवन नारायण, भगवान विष्णु से संबंधित और सार्वभौम। अगला शासक है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल साहब 890 से 910 ईस्वी तक मिहिर भोज का उत्तराधिकारी, और इसने गुर्जर प्रत्यार साम्राज्य का विस्तार मगध और उत्तरी बंगाल तक किया, और उपाधि धारण की परम भट्टारक और महाराजा धीराज और परमेश्वर हम पहले देख चुके हैं। और महेंद्र पुह और निर्भय नरेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर के शासक शंकर वर्मन से युद्ध में परास्त हुआ था। महेंद्रपाल के शासन में प्रत्यार साम्राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई, और इसके काल में कन्नौज का गौरव अपने शिखर पर था। राजशेखर के बाल रामायण में कन्नौज की प्रशंसा इस प्रकार मिलती है कि उस पवित्र नगर के लोग नई कविता के समान ललित्यपूर्ण थे। वहां की स्त्रियों के वस्त्र मनमोहक थे। उनके गहनों केश प्रशासन बोली की नकल अन्य प्रदेश की स्त्रियां करती थी। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजेंद्रपाल के गुरु थे, दरबारी कवि भी थे। बहुत बार आरएस में पूछा गया, ये 2012 से भी पहले भी बहुत बार पूछा गया, 2012 में पूछा गया, और उसके बाद आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में भी ये पूछा गया है। इनका फेवरेट क्वेश्चन है राजस्थान का, राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? ये महेंद्रपाल के गुरु थे, उनके दरबारी कवि भी थे। और राजशेखर की प्रसिद्ध कृतियां ये मिहिर भोज प्रथम की तरह ही इंपॉर्टेंट है। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदुषाल भंजिका, बाल रामायण, भूकोश और हरिविलास। राजशेखर की प्रसिद्ध कृतियां कौन सी है? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, बाल रामायण और भूकोश और हरिविलास। और राजशेखर अपनी रचनाओं में क्या करते हैं? कि राजशेखर की प्रसिद्ध कृतियां हैं कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, बाल रामायण और भूशोक और हरिविलास। और रचनाओं में महेंद्रपाल का वर्णन है वो निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र के रूप में करते हैं राजशेखर। और राजशेखर की कर्पूर मंजरी तो आपको कम से कम याद होनी चाहिए, दूसरी भले हो न हो, बाल रामायण नाम से याद हो जाएगी। और हरिविलास, कर्पूर मंजरी, राजशेखर और काव्य मीमांसा और बाल रामायण। आगे चलते हैं। महीपाल। महीपाल महेंद्रपाल के बाद गुर्जर प्रत्यार वंश का शासक था। 910 से 940 ईस्वी तक। महीपाल के शासनकाल में लगभग 915 से 918 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर नगर को उजाड़ दिया। राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय कन्नौज को उजाड़ देता है महीपाल के समय, महेंद्रपाल के पुत्र के समय। और उसके शासनकाल के दौरान बगदाद निवासी अल मसूदी गुजरात आया। महीपाल के समय अल मसूदी गुजरात आया। ठीक है। और अल मसूदी ने गुर्जर प्रत्यारों को अल गुर्जर और राजा को बोरा कहा है। और पुनः लगभग 963 ईस्वी में कृष्ण तृतीय ने गुर्जर प्रत्यार वंश के अधिकार से मध्य भारत के क्षेत्र को छीन लिया। पहले इंद्र तृतीय ने कन्नौज छीना इनसे, कन्नौज को उजाड़ दिया। और कृष्ण तृतीय ने मध्य भारत को इनसे छीन लिया, और केंद्रीय शक्ति कन्नौज का शक्ति के रूप में नाश हो गया। और राज्यपाल के समय, राज्यपाल इनके बेटे का नाम था, कोई गवर्नर नहीं था। गुर्जर प्रत्यारों की शक्ति कन्नौज के आसपास तक सिमट कर रह गई। और 1018 ईस्वी में महमद गजनवी ने जब कन्नौज पर आक्रमण किया तो महीपाल थे वो कन्नौज छोड़कर भाग गए थे। सॉरी, राज्यपाल इनके बाद का है यहाँ महीपाल। महीपाल के समय गुर्जर प्रत्यारों की शक्ति कन्नौज के आसपास सिमट के रह गई। और महमद गजनवी ने जब कन्नौज पर आक्रमण किया तो महीपाल कन्नौज छोड़कर भाग गया था। इसके बाद इसने गंगा पार कर बारी में अपनी राजधानी बनाई, उत्तर की तरफ चला गया। और जो गुर्जर प्रत्यारों का मूल जो शासन था, जो राजस्थान का क्षेत्र और मध्य भारत का क्षेत्र, उसे उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। जब मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ, गुर्जर प्रत्यार राष्ट्रकूटों से फिर भी लड़ रहे थे, पालों से लड़ रहे थे, पर जब मोहम्मद गजनी का आक्रमण हुआ तो उससे पहले ये बहुत कमजोर हो चुके थे, अधिकांश राज्य क्षेत्र को खो चुके थे। और इनकी
जो राजस्व स्थिति थी वो भी बहुत डावाडोल थी। इनका सैनिक और अन्य वे उस समय इनको ये, अगर आप भारत का इतिहास पढ़ते हो तो उसमें आप जानोगे कि वास्तव में गुर्जर प्रतिहार बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। तो ये मोहम्मद गजनवी के आक्रमण को झेल नहीं पाया, कन्नौज छोड़ दिया और गंगा पार कर उत्तर की चला गया और बारी में अपनी राजधानी बनाया। और पर अपने जो परिस्थितियां थी और जिस परिस्थितियों की वजह से महिपाल को जो दिन देखने पड़े थे उससे दुखी होकर के इसने ऐसी चीजें की कि फिर चंदेल शासक था गणदेव, उसने इसकी हत्या कर दी और त्रिलोचन पाल को राजा बनाया। गणदेव ने इसकी हत्या इसलिए की कि वो बहुत आहत हुआ जब इसके कायरपन को देखा कि भाई इसने मोहम्मद गजनवी के सामने समर्पण कर दिया, पर यह था मजबूर। कायर तो हालांकि कोशिश करता तो शायद कुछ परिणाम और हो सकता था, पर उस समय इसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मोहम्मद गजनवी के सामने टक्कर ले सके। पर जो चीज थी वो थी, चंदेल शासक गणदेव से बहुत आहत हुआ था और उसने इसकी हत्या कर दी थी और इसकी जगह त्रिलोचन पाल को राजा बनाया था। और त्रिलोचन पाल बस एक नाम मात्र का ही शासक था, अब किसी और का बनाया हुआ राजा कितने दिन तक रहेगा। और फिर राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और प्रतिहारों के सामंत गुजरात के चालुक्य, जजाक, भुक्ति के चंदेल और ग्वालियर के कच्छप घात, ये चंदेल इनके सामंत थे। और सामंत द्वारा बनाया गया शासक फिर कठपुतली होगा। और ग्वालियर के कच्छप घात और मध्य भारत के कलचुरी और मालवा के परमार, दक्षिणी राजस्थान की गुइल और शाकंभरी के चौहान, ये क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र हो गए जब गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन हुआ। यहाँ पर राजस्थान के असली इतिहास की गुर्जर प्रतिहारों के बाद अलग अलग शाखाओं की शुरुआत होगी। जैसे दक्षिणी राजस्थान के गुहिल, मेवाड़, गुहिलों से मेवाड़ राजतंत्र स्थापित होगा। शाकंभरी के चौहानों से अजमेर के चौहान, यही शाकंभरी मतलब अजमेर के चौहान। अब यहाँ से ये पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, अब इन सामंतों से एक साम्राज्य का उदय होता है, ठीक है, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों का पतन हो गया। पर 300 वर्षों तक गुर्जर प्रतिहारों ने विदेशियों के आक्रमण के समय द्वारपाल की भूमिका निभाई। प्रतिहार शासकों के पास भारत में सर्वोत्तम अश्वारोही सैनिक थे और उस समय मध्य एशिया और अरबों से घोड़ों का आयात महत्वपूर्ण व्यापार का अंग था। और गुर्जर प्रतिहार के अधीन ब्राह्मण धर्म का अत्यधिक विकास हुआ था। वैष्णव संप्रदाय सबसे अधिक प्रचलित था। बौद्ध धर्म अपने अवनति पर था। जैन धर्म मुख्यतः राजपूताना और पश्चिम भारत तक ही सीमित था। और इस बात में इस समय सोमेश्वर और चंड कौशिक की रचना की गई। और यशपाल इस वंश का अंतिम शासक था और 1036 में राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और गुर्जर प्रतिहारों का वंश का अंत हो गया 1036 में। एक हजार छत्तीस, ठीक है। और इनके जो सामंत है वो फिर चंदेल और गोहिल, चौहान अलग अलग राज्यों की स्थापना करते हैं, परमार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के सेशन में। और कल से हम देखेंगे गोहिलों का इतिहास और उसके बाद जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास, आमेर का इतिहास, जैसलमेर का इतिहास, अलग अलग क्षेत्र के। यहाँ हमारे सामने दुविधा ये है कि विद्यार्थियों के सामने अब राजस्थान के इतने सारे रजवाड़े और उनके सामने 1000 साल का इतिहास है और 1000 साल के इतिहास के अंदर कम से कम 60 राजा है। अब उसके बारे में जानना और पढ़ना ये भारत के इतिहास से भी बड़ा उलझन का काम है। तो यहाँ हमारे सामने चीज़ें ये है कि हम केवल उन्हीं तथ्यों को शामिल करेंगे, उन्हीं राजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे जिनका वास्तव में ऐतिहासिक रूप से, जो सांस्कृतिक रूप से, जिनके कार्यों का और जिनके युद्धों का विवरण हमारे इतिहास में एक विशेष जगह बनाता है और एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी है। हम उन्हीं को ही हमारे सेशन में शामिल करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स। और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, और सब्सक्राइब करिए चैनल को और 10% का डिस्काउंट पाइए और यूज़ माई कोड DPR10। बहुत बहुत धन्यवाद।